गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे पेपर 4 की, और इसमें चैप्टर 1 जो है वो है भारत स्वतंत्र संघर्ष से आविर्भाव, इंडिया इमर्जेंस फ्रॉम फ्रीडम स्ट्रगल। तो पहला टॉपिक जो है वो है भारतीय समाज अर्थव्यवस्था और राजनीति पर औपनिवेशवाद का प्रभाव क्या पड़ा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो है भारत समाज राजनीति पर औपनिवेशवाद के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो औपनिवेशवाद के बारे में हमको यहाँ बेसिकली पढ़ना है। तो कह रहे हैं भारतीय समाज और संस्कृति में नवीनता के दर्शन होते हैं, मतलब नएपन इसमें आपको देखने को मिलता है। यूनान, मिस्र, रोम आदि प्राचीन संस्कृतियां समय के प्रभाव में बह गई हैं। आज यहाँ रहने वालों के जीवन में उस संस्कृति का कोई भी सूत्र नहीं रहा है, मतलब जो पुरानी सभ्यताएं थी वो अब सामने नहीं आती हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति, उसका समाज और उसकी संस्थाएं अब भी अक्षुण्ण हैं और उसकी परंपराएं भी जीवित हैं। मतलब भारतीय समाज की अगर हम बात करें तो भारत समाज पहले भी था और अब भी है और आगे भी रहेगा। भारत समाज संस्कृति की निरंतरता लगभग 5000 वर्षों से चली आ रही है, लेकिन उस निरंतरता का अभिप्राय जड़ता या गतिशीलता का अभाव नहीं है। भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में अनेक झंझावात, उतार चढ़ाव, उत्थान पतन, परिवर्तन, रूपांतर आते ही रहे हैं। परिवर्तन प्राकृतिक नियम है, अतः भारतीय समाज भी इससे अछूता नहीं रहा है। इसलिए यहाँ वैदिक युगीन समाज और आधुनिक भारतीय समाज के में जमीन और आकाश का अंतर दिखाई देता है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर जो टॉपिक है प्रभाव का अंक पड़ा, तो पहला है पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति। अगर हम बात करें वेस्ट सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, तो भारत की संस्कृति है उसके अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित किया है इसने। आधुनिक भारत समाज में खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, गीत संगीत, नृत्य, अभिवादन संबंधी ढंग, मकानों के डिजाइन, गृह सज्जा के ढंग आदि विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हुए हैं अथवा हो रहे हैं, ये सब बहुत कुछ पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव का ही परिणाम है। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने भारत का संबंध विश्व के अन्य साम्राज्यों से जोड़ दिया है। इसके कारण विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए। भारत समाज के महानगरों में विद्यमान हिप्पी संस्कृति, स्वच्छंद जीवन की आकांक्षा, जीवन प्रतिमान आदि में गंभीर परिवर्तन आए हैं। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से अब तक भारत समाज में पश्चिमीकरण की जो प्रक्रिया चल रही है उसके फलतः भी बहुत सारे बदलाव आए। डॉक्टर M.N. श्रीनिवास के अनुसार अंग्रेजी प्रशासन के कारण भारतीय समाज ह्रास के पिछले सभी कालों में अलग था, क्योंकि अंग्रेज अपने साथ नई प्रौद्योगिकी, संस्थाएं, ज्ञान, विश्वास और मूल्य लेकर आए थे। नई प्रौद्योगिकी और इसके कारण संचार साधनों में होने वाली क्रांति की सहायता से अंग्रेजों ने देश का एकीकरण किया, जैसे कि पहले उनके इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ठीक है भाई। उसके बाद था प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, मतलब औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो कहें ब्रिटिश काल की सुदृढ़ स्थापना के बाद भारत में ये प्रक्रिया जो है उसका जन्म हुआ था। उसने भी भारत समाज में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तनों को जन्म दिया। मतलब जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन भी सामने आए थे। औद्योगिकरण के परिणाम क्या निकला कि बड़े स्तर पर उत्पादन होना शुरू हो गया। इसके कारण क्या हुआ कि भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था शुरू हो गई। दूसरी ओर औद्योगिकरण की इस प्रक्रिया के कारण देश के औद्योगिक केंद्रों और शहरों में औद्योगिक तनाव और विवाद, श्रमिक संघ, गंदी बस्तियां, बेरोजगारी, बीमारियों और लघु कुटीर उद्योग धंधों के विनाश आदि के कारण और परिणाम भी उत्पन्न हुए। नगरों और उद्योग धंधों में उपलब्ध अवसरों के आकर्षण और प्रलोभन ने गांव वासियों को अपनी ओर खींचा, जिससे संयुक्त परिवार और ग्रामीण घरेलू उद्योग टूटते गए। इसके ही कारण गांवों का नगरों से घनिष्ठ संबंध हो जाने के कारण गांव के जीवन प्रतिमान भी तीव्र गति से परिवर्तित होते गए। बड़े महानगरों और औद्योगिक केंद्रों में पाई जाने वाली घनी आबादी के कारण भारतीय समाज की जाति व्यवस्था, खान पान, रहन सहन, पेशा आदि से संबंधित नियमों, निषेधों, प्रतिबंधों में परिवर्तन हुए और परंपरागत भारतीय समाज के 3 प्रमुख आधार स्तंभों, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार और ग्राम पंचायत व्यवस्था में अलग अलग परिवर्तन आने में इन दोनों ही प्रक्रियाओं की अहम भूमिका रही। फिर सिविलाइजेशन के प्रोसेस के डॉक्टर M.N. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया। उन्होंने भारतीय समाज की जाति संरचना में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के लिए संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को उत्तरदायी माना था। उनके विचार थे संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया इसके द्वारा कई निम्न स्तरीय जाति या कोई जनजाति या अन्य समूह किसी उच्च स्तरीय और प्राय द्विज जाति का अनुकरण करता हुआ अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। और ऐसे परिवर्तनों के बाद वो जाति अपने परंपरागत जातीय स्थान से उच्च स्थान का दावा करने लगती है। और बहुत दिनों और वास्तव में 1-2 पीढ़ियां एक दावा किए जाने के बाद उच्च स्थान की स्वीकृति उनको मिल जाती है। संस्कृतिकरण के बारे में प्रोफेसर श्रीनिवास ने ये बताया कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा निम्न जाति के लोगों की मात्रा जातीय स्थिति, प्रथाओं और आदतों में ही नहीं बल्कि उनके मूल्यों और विचारों में भी परिवर्तन हो जाते हैं।
आधुनिक भारत में संस्कृतिकरण की इस प्रक्रिया द्वारा निम्न जातियों में अनेक उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। फल क्या निकला कि नए विचारों, मूल्यों और आदतों में का समावेश हो रहा है और उनके मन मस्तिष्क में हीन भावना जो है वो लुप्त होते जा रहे हैं। फिर है मैकेनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कृषि पेशे का यांत्रिकरण और आधुनिकरण। तो भारत जो है, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे 80% जो जनसंख्या है वो आज भी गाँव में कृषि करती है। पुराने टाइम में से भारतीयों का जो मुख्य पेशा था वो कृषि ही रहा है। आज भी भारत के एशिया की सबसे बड़ी कृषि मंडी माना जाता है, लेकिन यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति के कारण मशीनों का आविष्कार होने, शहरों के निकट संपर्क में आने, कृषि संबंधी नवीन तकनीकों से धीरे धीरे परिचित होने के कारण भारत के गांवों में कृषि का पेशा निरंतर यांत्रिकरण और आधुनिकरण के रंग में रंगते जा रहा है। इसका एक परिणाम ये भी हुआ कि भारत धीरे धीरे कृषि क्रांति के चरण में पहुंचता है। यह देश अनेक वर्षों तक खाद्यान्न आदि के विषय में अन्य देशों पर निर्भर रहा। उसके बाद क्या हुआ कि जो आज भी हमारे भारत के अंदर कृषि मंडी है बहुत बड़ी, लेकिन किंतु यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति के कारण मशीनों का आविष्कार होने लगा, शहरों के निकट संपर्क में आने वाले कृषि संबंधी नवीन तकनीकी जो है वो धीरे धीरे परिचित होने लगे। परिणाम में भारत धीरे धीरे कृषि क्रांति के चरण में पहुंच गया और अनेक वर्षों तक खाद्यान्न आदि के विषय में अन्य देशों पर निर्भर रहने के लिए हरित क्रांति के कारण आज आत्मनिर्भर नहीं बल्कि विदेशों को खाद्यान्न निर्यात करने वाला देश, मतलब कृषि के लिए हमारे जो देश है, हमारा देश सिर्फ हमारा देश जो है वो खाली अपने लिए नहीं बल्कि निर्यात भी करता है। उसके बाद है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। भारत में स्वतंत्रता के बाद कल्याणकारी राज्य की स्थापना की दिशा में निरंतर आगे कदम बढ़ाए हैं। राज्य का कार्य क्षेत्र निरंतर बढ़ता जा रहा है। इससे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तीव्र गति भी मिल रही है और आज देश और राज्य सरकारें दोनों ही ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि सामान्य हितों की वृद्धि हो, व्यापारियों से उपभोक्ताओं की, पूंजीपतियों के शोषण से मजदूरों, श्रमिकों की और बड़े उद्योगों से छोटे और लघु कुटीर उद्योग धंधों की रक्षा की जाए। स्वस्थ वैज्ञानिकों स्वास्थ्य साधनों को प्रयुक्त करके भौतिक परिस्थितियों को सुधार किया जाए। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हुए उनके समुचित प्रयोग और दोहन की व्यवस्था की जाए। सामान्य जनता के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। देश के सभी वर्गों, विशेष रूप से पिछड़े और दलित वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर कृषि उद्योगों और व्यापार की उन्नति और आवश्यकता के अनुसार उनका राष्ट्रीयकरण भी किया जाए। भारतीय संस्कृति के विकास के लिए वैज्ञानिक शोधों की सहायता ली जाए और राष्ट्रीय संग्रहालय को स्थापित किया जाए। राष्ट्रीय उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि की जाए और राष्ट्रीय धन का समान वितरण किया जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति किए हुए हमें लगभग 57 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इस लंबी अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियां बहुत ही कम हैं, फिर भी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। फिर है सोशल लेजिस्लेशन, सामाजिक विधान। कि आज़ादी मिलने के बाद भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने के संदर्भ में सरकार द्वारा पारित किए गए विभिन्न सामाजिक विधानों ने भी उल्लेखनीय सहयोग दिया है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 ने जाति पाति के भेदभाव को समाप्त करते हुए अंतर्जातीय विवाह के द्वार खोल दिए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 एक विवाह को अनिवार्य करके कुछ विशेष स्थितियों में विवाह विच्छेद की स्वीकृति दी है। इसके पूर्व हिंदू समाज में कई तरह की कुरीतियां भारत में प्रचलित हैं। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के कारण विवाह की आयु में परिवर्तन हो गए, जब लड़कों के लिए विवाह की निम्नतम आयु 21 वर्ष, लड़कों के लिए 18 वर्ष तय की गई थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 के पारित होने से विधवा स्त्रियों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दिए। अस्पृश्यता अधिनियम 1955 के पारित होने से अछूत हरिजन जातियों पर परंपरागत रूप से सहस्त्र वर्षों से लादे गए खान पान, सामाजिक संपर्क, सहवास, पेशों के चुनाव और छुआछूत संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन दिखाई दिए। इसी प्रकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के पारित हो जाने के बाद अब न केवल पत्नी और माता बल्कि पुत्री को भी परिवार की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त हो गया है। और भारतीय समाज में परिवर्तन लाने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण सामाजिक विधान रहे। उसके बाद है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक संगठन। कि अलग अलग राजनीतिक दलों ने भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने में विशिष्ट भूमिका निभाई है। पहले भारतीय जन समाज में राजनीतिक चेतना और जागृति का बड़ा अभाव था और लोग को नृप हुए, हमें कहानी, चेरो छोड़ न होइए या रानी की भावना से ग्रसित थे। वे अपने अधिकारों, सामाजिक कर्तव्यों, समाज की विभिन्न समस्याओं के बारे में अधिक जागरूक भी नहीं थे। ब्रिटिश शासनकाल में उदित हुए राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने
उपदेशों और उद्देश्यों के अनुरूप अपने अपने तरीकों से प्रचार द्वारा भारतीय जनता में राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने में भी हेल्प की थी। ठीक है भाई, तो ये था आपका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर है आपका विमेन एजुकेशन की मुस्लिम आक्रमणों के बाद महिलाओं को स्थिति निरंतर गिरती गई, जिससे वे अत्यंत रूढ़िवादी और पिछड़ी हो गई। सहस्त्र वर्षों तक उनका जो स्टेटस था वो घर की चार दीवारी के अंदर खाने बनाना, बच्चों को जन्म देने, उनका पालन पोषण करने में ही लगा रहा। उन्हें सामाजिक आर्थिक दोनों ही अधिकार नहीं प्राप्त थे, लेकिन महिलाओं के प्रसार के कारण इनकी स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन है और आज महिलाएं जो हैं वो पढ़ भी रही हैं, लिख भी रही हैं, अच्छे खासे पोस्ट पर भी हैं। ठीक है, उसके बाद है प्लानिंग करना कि सरकार द्वारा निर्मित नियोजन का महत्वपूर्ण, मतलब सरकार ने जो भी नियोजन किए हैं, जो भी प्लानिंग बनाई है, जो भी प्लान, जो भी एक्ट वगैरह जो लागू किए हैं, उसमें उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। पंचवर्षीय योजनाएं जो सरकार नियोजित करती है कृषि जातियों के लिए, कृषि उत्पादन के लिए, जनजातियों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिले हैं। जनसंख्या वृद्धि की इंक्रीज हुआ जनसंख्या, भारत समाज में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भी बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, होते जा रहे हैं। 1901 में भारत जनसंख्या 23.83 करोड़ पहुंची थी, 91 में बढ़कर 84.63 हो गई, 2011 में 121 करोड़ तक पहुंच गई थी, और आज अगर आप देखें तो बिलियंस में जनसंख्या यहाँ पर है। तो इसके कारण भी जो है परिवर्तन बहुत कुछ देखने को मिले। उसके बाद है मनोवैज्ञानिक कारक कि भारत समाज में नवीनता के लिए जिज्ञासु प्रवृत्ति होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति इसमें रुचि लेता है। व्यक्ति जिस बात की समझ लेता है उसमें उसकी रुचि नहीं होती, जिसमें वह नई नई खोजें करता है, नए नए अनुभव करता है, अपने विचारों को रचनात्मक रूप देकर अपनी सार्थकता का अनुमान लगाता है। उसके ये प्रयोग खोजें भी समाज में बदलाव लाती हैं। आज अधिकांश भारतीय घिसी पिटी रूढ़ियों, प्रथाओं और परंपराओं में अब उब चुके हैं, तो वो भी उसको बदलना चाहते हैं। बाधक तत्व कौन कौन समाज के अंदर? पहला है धार्मिक कट्टरता का प्रभाव, व्यक्ति की ज्ञानता और शिक्षा, परंपराएं, अंधविश्वास, आविष्कारों और खोजों का अभाव, आर्थिक अवनति और पिछड़ापन, सांस्कृतिक प्रतिमान, स्त्रियों की निम्न स्थिति और राजनीतिक स्थिति, ये फैक्टर्स से समाज को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है भारत समाज में परिवर्तन और रूपांतरण की भारत समाज जो है लगातार बदल रहा है। भारत समाज को एक परंपरागत और अपेक्षाकृत स्थिर समाज मान जाता है, लेकिन पिछली 1-2 शताब्दियों के भारत तुलना आधुनिक भारत के साथ की जाए तो भारतीय समाज के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ अनगिनत परिवर्तनों को देखकर कोई भी आश्चर्यचकित रह जाएगा। भारत समाज में इतनी कम अवधि में स्वयं को जिस तीव्रता से बदला है उसका उदाहरण कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता है। इतना विशाल समाज विश्व में कहीं और नहीं पाया जाता है। भारत समाज में हुए ये परिवर्तन और रूपांतरण इतने ज़्यादा हैं कि उनकी पूर्ण संख्या व्याख्या करना बहुत कठिन है। प्रमुख कारण कौन से हैं कि उसमें औद्योगिकरण हुआ, नवीकरण हुआ, पश्चिमीकरण हुआ, आधुनिकरण हुआ, संस्कृतिकरण हुआ और लौकिकरण हुआ, महिला शिक्षा, सामाजिक आर्थिक नियोजन, ये सब इसके अंदर शामिल हैं। उसके बाद है सामाजिक जीवन में परिवर्तन। अब सामाजिक जीवन में परिवर्तन की बात करें, समाज में बहुत चीज़ें देखने को मिलती है। समाज में बहुत तरीके से परिवर्तन ला सकते हैं। पहला है जाति प्रथा में परिवर्तन। जाति प्रथा को समाप्त किया गया। पहले जाति प्रथा थे, इन सबके अपने अलग अलग नियम थे। ठीक है, हर चीज़ में, प्रेम विवाह में, अंतर्राष्ट्रीय विवाह में, कोर्ट मैरिज में भी इनका प्रभाव देखने को मिलता था। ठीक है, फिर संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन के संयुक्त परिवार पहले जितने भी चाचा ताऊ और जितने भी दादा दादी और पता नहीं कौन कौन सी पीढ़ियाँ जो हैं वो साथ में रहा करती थी। फिर इसमें क्या हुआ कि परिवार जो है धीरे धीरे टूटते चले गए। नगरों में आवास होने लगा, रोजगार के लिए वो एक स्थान से स्थान पर जाने लगे। धार्मिक जीवन में परिवर्तन की जो धार्मिक जीवन है वो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन, अगर हिंदू, मुस्लिम और ईसाई की अगर हम बात करें, तीनों के जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन कि भारतीय शिक्षा जो है के स्वरूप में मुस्लिम और ईसाई शासकों ने परिवर्तन किए। इनके भारत में आने के बाद ही भारत में संस्कृत भाषा और अन्य भारतीय भाषाओं का महत्व घटा और उसके स्थान पर उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। पहले केवल मात्र उन जातियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, किंतु आज इस क्षेत्र में सभी लोगों को समान अधिकार दिए जा रहे हैं। फिर धर्मनिरपेक्षता की भावना की वृद्धि की, मतलब मनुष्य जो है वो धर्म को अपना सकता है, उसके अनुसार अपने मूल्यों के, विचारों को, आदर्शों को परिवर्तित कर सकता है। कोई बाध्य नहीं है किसी एक धर्म को मानने के लिए। तार्किकता के महत्व में वृद्धि, इंसान जो है वो लॉजिकली ज़्यादा अच्छे से विचार करने लगा है, अपने विश्वास को प्रकट करने लगा है। पश्चिमकरण शिक्षा भी के प्रभावित सभी व्यक्ति केवल इस तथ्य में विश्वास प्रकट करते हैं कि जिसकी उपयोगिता को तर्क द्वारा भली बात समझ सकता है। आधुनिक युग में यही धारणा अधिक प्रचलित है। व्यक्तिवादी भावना में वृद्धि की जो इंडिविजुअलिज्म है, लोग इसमें ज़्यादा विश्वास रखते हैं। बस वसुदेव कुटुंबकम की धारणा जो है उसमें कमी आ गई है।
एक एक अकेला रहने में इंसान जो है वो ज़्यादा खुश अपने आप को महसूस करता है। फिर है खुला सामाजिक संस्करण। कह रहे हैं वर्तमान सामाजिक भारतीय सामाजिक संगठन के निर्माण में एक बड़ी सीमा तक व्यक्तियों के पदों और भूमिकाओं का भी विशिष्ट योगदान है। पहले के भारतीय सामाजिक संगठन में व्यक्ति को अपने वंश, जाति और शैक्षणिक ज्ञान आदि के आधार पर समाज में एक विशेष सामाजिक स्थिति प्राप्त हुआ करती थी। व्यक्ति की स्थिति में कोई परिवर्तन करने की छूट न होने से समाज के बंद संस्करण और या एकीकरण की प्रथा पाई जाती है। लेकिन आधुनिक युग में ये भी बदल चुका है, इसमें ये परिवर्तन आ चुके हैं। फिर आर्थिक वर्गों का निर्माण की आर्थिक वर्ग बन गए हैं रिच एंड पुअर। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मध्यम वर्गीय है, ठीक है। उसके बाद है एकाकी परिवारों की स्थापना और वृद्धि की, मतलब जो न्यूक्लियर फैमिलीज है उनकी स्थापना हो गई, उनमें वृद्धि लगातार हो रही है। स्त्री और युवा शक्ति में वृद्धि की, स्त्री जो है, स्त्री और जो युवा है वो अपनी जो छाप है वो छोड़ रहे हैं, वो एक अच्छी पोस्ट पे हैं, अपने लिए वो एक आंदोलन वो चला रहे हैं कि भाई हम जो है आगे बढ़ना है। सामाजिक मूल्यों पर, मतलब समाज के जो मूल्य हैं वो बदल जा रहे हैं। धार्मिक संस्कार नहीं बल्कि सुविधाजनक बंधन माने जाते हैं, ठीक है भाई। पारिवारिक जीवन में परिवर्तन, जो परिवार का जीवन है उसमें बदलाव आ गया है। बाल विवाह के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन की, अब लोग जो है बाल विवाह को अच्छा समझते हैं, उनको उसको सब नकारते हैं। विधवा पुनर्विवाह के प्रति परिवर्तन दृष्टिकोण की, पहले जो है विधवा का पुनर्विवाह नहीं कराया जाता, लेकिन जब से परिवर्तन आया है उसमें विधवा का पुनर्विवाह में लोग विश्वास करने लगे हैं। फिर है प्रेम, अंतर्जातीय विवाह और तलाक की अधिकता, कि अब जो है अगर छोटी सी भी अनबन एक रिश्ते में हो जाती है पति पत्नी के, तो वो तलाक लेने से कतराते नहीं है, ठीक है। और जो अंतर्जातीय विवाह है वो भी प्रेम विवाह होने लगे हैं। दहेज प्रथा के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण की, पहले दहेज मान देना जो है वो बहुत बड़ी बात मान जाता था, लेकिन आज तारीख में क्या है कि दहेज को बहुत ही हीन भावना से देखते हैं, दहेज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सामुदायिक जीवन का हिरास, सामुदायिक कम्युनिटी जो है वो नहीं रही है, उसका जो हिरास हो चुका है। उसके बाद है इम्पैक्ट टू कॉलोनिज्म ऑन इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति पर औपनिवेशवाद का प्रभाव क्या पड़ा, कि मुगल वंश के बाद जो है भारत में ब्रिटिश शासन आया था। अंग्रेजी राज्य की स्थापना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्भव के बाद ही देश के राजनीतिक जीवन में तीव्र गति से परिवर्तन दिखाई दिया। 1857 ईस्वी के तथाकथित सिपाही विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को ही सहायता लेकर दबा अवश्य दिया, लेकिन इसकी चिंगारी सुलगती गई। भारत के उस समय के महान और लोकप्रिय नेतागण गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में भारत ने अपना दूसरा स्वाधीनता आंदोलन शुरू किया। तिलक ने स्वराज्य मंत्र का उद्घोष करते हुए नारा दिया, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी जागरूकता भारत के राजनीतिक जीवन में वस्तुतः एक अत्यंत अनोखा परिवर्तन था, जिसने संपूर्ण भारतवासियों के हृदय के तार झंझना दिए। यह परिवर्तन अब और भी तीव्र हो उठा जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व ग्रहण किया। सोई हुई जनता जाग उठी, स्वतंत्रता की दिशा में एक नए अस्त्र से शक्तिशाली अंग्रेज शासकों से मुकाबला करने के लिए। वह नया शस्त्र था सत्य और अहिंसा पर आधारित गांधी जी द्वारा सुझाया हुआ सत्याग्रह। केवल भारत के ही राजनीतिक जीवन में नहीं, विश्व के इतिहास में, जैसे कि श्री मन्ना रायण ने लिखा है कि यह एक बेमिसाल प्रयोग था जिसने भारतीय राजनीतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए थे। सन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह और फिर अगस्त 1942 में भारत छोड़ो नारे के साथ करो या मरो का मंत्र देश में आबाल वृद्ध, स्त्री पुरुष, गरीब अमीर सभी के दिलों में बस गया। दूसरी ओर देश में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव सबसे पहले बंगाल में हुआ और लोगों को ललकारा गया, हम अपना जीवन दे दो, परंतु उससे पहले एक अंग्रेज की जान ले लो। देवी की पूजा पूर्ण नहीं होगी यदि तुम स्वतंत्रता के मंदिर में बिना शत्रु का रक्त बहाए और जीवन की बलि देते हो। यह क्रांतिकारी राष्ट्रवाद बंगाल में से महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि सब में फैल चुका था। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि वीरों ने अपनी जान गंवा दी। फिर सुभाष चंद्र बोस ने इस क्रांतिकारी जागृति को दिशा दिखाई और विदेश में आजाद हिंद फौज की स्थापना कर लोगों को आह्वान किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक और अहिंसात्मक सत्याग्रह और दूसरी ओर रक्त रंजित क्रांतिकारी आंदोलन के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने स्वयं ही यूनियन जैक को स्वयं उतारकर उसके स्थान पर भारतीय तिरंगा झंडा फहरा दिया। भारत के राजनीतिक जीवन में ये कितना महत्वपूर्ण परिवर्तन है, ये वही जानते हैं स्वतंत्रता के महत्व को अनुभव करते हैं। वर्तमान समाज में जो परिवर्तन हुए उनमें इस देश में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस गणराज्य का अपना एक संविधान भी है जिसका कि मूल उद्देश्य लोक कल्याण है। राजनीतिक दृष्टि से सर्वप्रथम इस संविधान के अंतर्गत जनता को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हो गए हैं।
सर्वप्रमुख यह है कि प्रत्येक नागरिक को कानून के सामने समानता और कानून के संरक्षण का समान अधिकार होगा और राज्य की ओर से धर्म, रक्त, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि किसी बात के कारण किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र में भारतवासियों के लिए ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना की जाए, ये प्रयत्न आज़ादी के बाद से ही किया जा रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, नागरिकों को समान अधिकार सुविधाएं प्राप्त हों, उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व हो। इस विषय में एक उल्लेखनीय परिवर्तन ग्रामीण जनता में राजनीतिक जागृति का उत्पादन होना भी है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से जो है सिंपल भाषा में था, इसलिए मैंने इसको रीड आउट कर दिया है। आप जिसको अच्छे से पढ़िएगा, सिंपल आपको बस खाली पढ़ना है, पढ़ते ही आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो आज पढ़ाया गया है उसको आप ध्यान से पढ़िए, बाकी जो है हम अगली बार पढ़ेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो हम बचपन से किताबों में पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमें आज़ादी किस प्रकार मिली, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उनमें परिवर्तन आए, वो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। तो ये आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होगी।